नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां चुनाव परिणाम तय करेगा सांसदों का भविष्य। भाजपा ने 3 मंत्री 7 सांसदों को मैदान में उतारा। विंध्य, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल को साधने की रणनीति। सांसदों समेत केंद्रीय मंत्रियों की साख पर लगी दाव। बीजेपी पार्टी की रणनीति के कारण इनकी साख दाव पे लगी है। तो 3 मंत्री और 7 सांसदों को इस बार विधायक के तौर पर चुनाव यहां पर लड़वाया है बीजेपी ने। और अब इनकी किस्मत भी यही चुनाव तय करेगा, क्योंकि इसके बाद इनका क्या होगा। ये चुनाव जीत जाते हैं फिर तो ठीक है, अगर चुनाव हार जाते हैं तो इन्हें किस पद पर रखा जाएगा, कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो अब चुनाव परिणाम 3 तारीख को ही इन तमाम सांसद साथ ही केंद्रीय मंत्रियों का भविष्य तय होगा। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव परिणाम सांसदों का भविष्य तय करेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जैसा कि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यही कि 3 तारीख को चुनाव परिणाम आने हैं। अगर ये सांसद जीत जाते हैं, केंद्रीय मंत्री जीत जाते हैं अपनी विधानसभा से, फिर तो ठीक है, मगर ये हार जाते हैं तो पार्टी ने कैसे एडजस्ट करेगी? बिल्कुल, इस मध्य प्रदेश में चुनाव में विधानसभा की बीजेपी ने एक बेहतर प्रयोग किया और उन नेताओं को उतारा जो मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप में आते थे। हालांकि केंद्र में उनकी सेवाएं थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया गया और बतौर 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को उतार दिया। अब स्थिति ये है कि उन नेताओं के सामने इन्हें उतारा गया है जो कांग्रेस से लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के भी इलाके में मास लीडर है और इन्हीं दिग्गजों के सामने मास लीडर को हराने की जिम्मेदारी दी गई थी। लिहाजा अब चुनाव हो चुके हैं, 17 तारीख को मतदान हुए हैं, लेकिन कई सीटों पे समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। विंध्य से लेकर महाकौशल चंबल तक में स्थिति खराब है। अब ऐसी स्थिति में अगर दिग्गज सूरमा हार जाते हैं तो फिर उनका लोकसभा में क्या काम। और ठीक यही कारण है कि अब उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि बड़े ही छत्रप कहलाते हैं अपने इलाके में। ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा में उन्हें फिर से मौका दिया जाए, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पे, क्योंकि विधानसभा में अगर वो हार जाते हैं तो फिर लोकसभा में उन्हें केंद्रीय आलाकमान एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये परिणाम बताएंगे 3 तारीख के बाद कि आखिर बीजेपी का प्रयोग कितना सफल रहा, कितने सांसद और कितने केंद्रीय मंत्री जीतकर विधानसभा सदन पहुंचेंगे। बिल्कुल विवेक, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रणनीति यहाँ पर पार्टी बनाती है, क्योंकि देखिए जो चेहरे यहाँ पर उतारे हैं काफी ज्यादा बड़े और कहा जाता है कि अपना अच्छा खासा दमखम रखते हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लॉस होगा कि केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, सांसद चुनाव हार गए, तो पार्टी की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एडजस्टमेंट होता है, इनका भविष्य क्या कुछ होता है पार्टी में, तो आने वाला समय ही बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां चुनाव परिणाम अब सांसदों का भविष्य तय करेगा। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आप कांग्रेस का मतगणना पर फोकस। हर बूथ की माइक्रो इन्फॉर्मेशन जुटाई जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवारों से बूथ की डिटेल मांगी है, वोटिंग को लेकर जानकारी यहाँ पर कांग्रेस ने मांगी है। और देखिए एक एक सूचना कांग्रेस यहाँ पर ले रही है, छोटी से छोटी माइक्रो लेवल की सूचना, क्योंकि कांग्रेस इस बार काफी ज्यादा अलग अंदाज में हमें देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका भी अलग अंदाज में हमें देखने को मिला है।
और अब जो है मतगणना करा रही है, मतगणना पर फोकस है। लोगों को देख रही है कि एक एक बूथ में कितने कितने वोटर्स थे, किस वर्ग के वोटर्स थे, और माइक्रो इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जुटाने का प्रयास कर रही है। हर बूथ पर जो कार्यकर्ता है, जो उम्मीदवार है, उनसे डिटेल्स मांगी गई है। इस खबर को और अच्छे से समझेंगे कैसे कांग्रेस जो है इस रणनीति के तहत काम कर रही है और इससे कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। विवेक, इस बार हमने देखा चुनाव में कांग्रेस के काम करने का अंदाज काफी अलग हमें नजर आया, हटके, और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है अभी अपनी जीत को लेकर। उसके पहले अब बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस जो है हर माइक्रो इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रही है, बूथ लेवल तक की इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे क्या रणनीति है और जो ये सूचनाएं जो है पार्टी जुटा रही है, इससे क्या फायदा होगा पार्टी को? बिल्कुल, कमलनाथ पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की जरूरत है। उनके बूथ मैनेजमेंट को कांग्रेस सीख सकती है और कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया था। अब चुनाव हो चुके हैं। सबसे दिलचस्प है कि 26 तारीख को ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। इस ट्रेनिंग में प्रत्याशी हैं, उन्हें बुलाया गया है। पोलिंग एजेंट है जो मतदान के समय जहां पे काउंटिंग होगी स्ट्रांग रूम के अंदर, वहां पे मौजूद रहेंगे और पूरी निगरानी रखेंगे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से मतदान के बाद मतगणना हो सके। और इस दौरान सबसे अहम जानकारी इसलिए जरूरी है ईवीएम से जुड़ी हुई, क्योंकि विधानसभा चुनाव में रेमेडाइजेशन करके हर बूथ माफ करिएगा, हर बूथ नहीं बल्कि हर विधानसभा बार जो मतदान केंद्र होते हैं वहां ईवीएम रखी जाती है और ईवीएम के नंबर के आधार पर ही काउंटिंग होती है। और पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा होती है उस वक्त मतदान केंद्र में कौन सी ईवीएम थी और स्ट्रांग रूम में कौन सी ईवीएम जमा की गई और मतगणना के समय कौन सी ईवीएम निकलती है। अगर तीनों नंबर अलग अलग होते हैं तो इसमें गणना नहीं कराई जा सकती है, लेकिन अगर एक साथ ही ईवीएम के नंबर मैच होते हैं तो ही पोलिंग कराई जा सकती है और इसी ही निष्पक्षता के तहत मतदान के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया कही जा सकती है। और रेमेडाइजेशन का जो सवाल है, रेमेडाइजेशन की प्रक्रिया में पोलिंग एजेंट की भूमिका अहम होती है। प्रत्याशी के अलावा पोलिंग एजेंट ही वो व्यक्ति होता है जिसके बिहाफ में ये पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया होती है। ऐसे में प्रत्याशी के अलावा सीरियल नंबर मिसमैच ना हो, क्योंकि ईवीएम की सील के समय जो नंबर दिया जाता है वही सील नंबर काउंटिंग के समय खोला जाता है। तो इस वक्त में अगर दोनों ही नंबर अलग होते हैं तो ऐसे में ईवीएम हेरफेर की आशंका ज्यादा होती है और ठीक इसीलिए माइक्रो स्तर पे इस बात की जानकारी कांग्रेस बुला रही है, यानी कि कांग्रेस ने बेहतर स्टडी की है कि आखिर गड़बड़ी की आशंका को कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा जो प्रत्याशी राउंड वार जीतेंगे, विधानसभा की जो मतदान हुआ है, विधानसभा बार 14 टेबलें लगाई गई हैं, यानी कि 14 राउंड तय किए जाएंगे। इन 14 राउंड में हर राउंड में प्रत्याशी को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आखिर कितने वोट मिले हैं, क्योंकि आखिरी में सर्टिफिकेट जब मिलता है उस वक्त हेरफेर की आशंका ज्यादा होती है और ठीक इसीलिए हर राउंड बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी साफ है कि किसी प्रकार की काउंटिंग की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो, वोटों के हेरफेर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये पूरी कवायद कांग्रेस की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, अगर हम और तैयारियों की बात करें विवेक, देखिए 3 तारीख को काउंटिंग होनी है। यहाँ बूथ लेवल पर तो कांग्रेस तैयारी कर ही रही है, उम्मीदवारों को जो है इन्फॉर्मेशन जुटाने का बोल ही दिया है। इसके अलावा और अगर हम तैयारियों की बात करें बड़े लेवल पर, क्योंकि कांग्रेस की मौजूदगी रहेगी, कांग्रेस प्रत्याशियों की मौजूदगी रहेगी जहाँ पर मतगणना होगी, तो उस लिहाज से उन्हें ट्रेनिंग भी देनी होती है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? देखिए 26 नवंबर को ट्रेनिंग होगी, 2 चरणों में ट्रेनिंग होगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद और खासतौर पे वरिष्ठ वकील विवेक तनखा प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे और सबसे दिलचस्प है कि इसमें कई मास्टर ट्रेनर भी बनाए गए हैं। मास्टर ट्रेनर के लिहाज से जो लंबे समय से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसमें गोविंद सिंह है, कांतिलाल भूरिया भी है, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिन्हें चुनाव का बेहतर अनुभव है। उन्हें मास्टर ट्रेनर की भूमिका में रखा जाएगा और प्रत्याशियों को ये बताया जाएगा कि आखिर मतदान के दिन क्या गतिविधियां हो सकती है, ईवीएम को लेकर क्या उन्हें निगरानी रखने की जरूरत है। इसके अलावा स्लो काउंटिंग को लेकर भी क्या नियम बनाए गए हैं, इन तमाम विषयों को लेकर जानकारी दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कवायद
कांग्रेस की ओर से स्थानीय स्तर पर रहेगी और मुख्यालय स्तर पे जो ट्रेनिंग का पहला दिन होगा उसमें ये जरूर कहा जाएगा कि आप कांग्रेस के ही साथ रहें। यानी कि कांग्रेस को इस बात की जरूर आशंका है कि परिणाम कुछ भी हो, लेकिन भाजपा के 2019 के ऑपरेशन लोटस से जरूर कांग्रेस इस बात की कोशिश में है कि आखिर वो स्थिति दोबारा न बने। ऑपरेशन लोटस इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी न बने, इसलिए सभी प्रत्याशियों को एकजुट रहने के लिए निर्देश जरूर दिए जाएंगे। उनसे बाकायदा संकल्प या फिर शपथ दिलाई जाएगी कि वो कांग्रेस के वफादार बने रहे। इसके अलावा सबसे दिलचस्प है कि कई क्षेत्रों के हिसाब से टिकट बांटे गए हैं और न सिर्फ भोपाल बल्कि कमलनाथ की सिफारिश से अलग टिकट बटे हुए हैं। दिग्विजय सिंह, अजय यादव, अरुण यादव, अजय सिंह और सुरेश पचौरी, ये सभी नेताओं के सिफारिशों पर टिकट दिए गए हैं। ऐसे में प्रत्याशियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी इन्हीं सभी बड़े नेताओं की है कि वो मतदान के दिन जब मतगणना होगी उस वक्त उन प्रत्याशियों के संपर्क में रहेंगे, क्या स्थिति बनती है उसका समय समय पर जायजा लेती रहेंगी। यानी कि निगरानी पूरे प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने रखने की कोशिश जो है वो पूरी कर ली है। इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय में ही वॉर रूम बनाया जाएगा, जहां पे अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है काउंटिंग को लेकर या फिर प्रत्याशियों की तरफ से कोई शिकायत आती है तो चुनाव आयोग में सीधे तौर पर शिकायत कर सके। इस लिहाज से वॉर रूम के भी सारे एक्सपर्ट रहेंगे, लीगल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। यानी साफ है कि कांग्रेस इस 23 के चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पहले मतदान के दिन देखने के लिए मिला कि कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा में मतदान के बाद वॉर रूम पहुंच के भोपाल से और जब जो तमाम शिकायतें आती रही इनको आयोग तक पहुंचाते रहे। तो ठीक इसी तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया रहेगी। 2 दिसंबर को दुबई से कमलनाथ मध्य प्रदेश आएंगे, 3 तारीख को मतदान है और ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की तमाम लीडरशिप के पास रहेगी। जी चलिए विवेक बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से, जहां 3 तारीख को मतगणना होनी है उसके पहले दोनों ही पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां भोपाल प्रशासन को एनजीटी की फटकार। राजधानी के 692 लोकेशन से हटेगा अतिक्रमण। फटकार के बाद भोपाल प्रशासन अलर्ट नजर आया। कलेक्टर का निगम, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट अफसरों को आदेश, जल्द होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। तो एनजीटी की फटकार यहां पर लगी है भोपाल नगर निगम, भोपाल प्रशासन को। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विवेक, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है राजधानी की और लगातार जो है इसे हटाने के लिए काम भी किया जा रहा है, मगर वो काम उतनी तेजी से नहीं हो रहा, जिसके चलते एनजीटी की भी फटकार अब भोपाल प्रशासन को लगी है, क्योंकि 692 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण के तहत लोग रह रहे हैं। देखिए, एनजीटी ने पिछले कुछ महीनों पहले एक आदेश जारी किया था। कलियासोत नदी के संरक्षण को लेकर ये कहा गया था कि नदी पर अतिक्रमण हो चुका है और इस अतिक्रमण को लेकर नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इसके बाद नगर निगम के कमिश्नर को भी एनजीटी ने तलब किया। आखिरकार ये मामला पहुंचा कोर्ट तक। एनजीटी की जो बेंच है उसने चीफ सेक्रेटरी तक से जवाब तलब कर लिया। इसके बाद अफसरों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया से अगर एनजीटी तलब कर रहा है तो फिर अफसरों की भूमिका पर भी एक प्रशासनिक चिन्ह खड़ा होता है। ठीक इसी कवायद के बाद जब एनजीटी ने मुख्य सचिव को तलब किया उस वक्त हड़कंप मचा और उसके बाद ये कहा गया कि अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया, ये डेडलाइन दी गई कि 31 दिसंबर तक पूरे अतिक्रमण हटा लिए जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी कॉलोनियां हैं, हजारों लोगों के घर बने हुए। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि एनजीटी के आदेश का पालन कैसे करे। इसके लिए पीडब्ल्यूडी से लेके नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों को एकजुट किया गया है और ये कहा गया है कि अतिक्रमण को जो जहाँ पे अतिक्रमण है उनको वेरीफाई किया जाए और उन्हें हटाया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि रिहायशी इलाके को कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि हजारों लोग वहां रहते हैं, सैकड़ों मकान बने हुए हैं। इसके बाद इन्हें कैसे विस्थापित किया जाए या हटाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीलबढ़ से लेके मुगालिया छाप, पटेल नगर, 11 मील, करोद, भानपुर, आसाराम चौराहे से लेके बड़े स्तर पे अतिक्रमण का हिस्सा आता है। और ठीक इसी बात को लेकर एनजीटी ने ये फटकार लगाते हुए कहा था कि 600 से अधिक लोकेशन को हटाया जाए जहां पे अवैध अतिक्रमण है। सवाल इस बात का है कि प्रशासन और नगर निगम के रहते ये अतिक्रमण इतनी तेजी से बढ़ कैसे गए, ये एक अफसरों पर भी सवाल है, क्योंकि जहाँ पे कोलार का जो हिस्सा है, जहाँ पे कलियासोत नदी निकलती, वहां के आसपास कई ऐसी बड़ी इमारतें हैं जहाँ पे ये एनजीटी ने पाया था कि नदी का रास्ता
रोक कर ये इमारतें बनाई गई हैं। अब इन इमारतों को कैसे नगर निगम खाली कराता है, प्रशासन किस तरीके से दबाव बनाता है, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन एनजीटी ने स्पष्ट कहा था कि 31 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाए जाने की रिपोर्ट प्रशासन जरूर पेश करेगी। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जो है प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर और ज़्यादा सतर्क नज़र आता है, क्योंकि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन आगे एनजीटी को भी ले जाना पड़ेगा। तो फिर अभी देखना दिलचस्प होगा कब तक ये अवैध अतिक्रमण हटाने का काम होता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। केलुआ, सिग्नेचर, 330 कॉलोनी में 360 कॉलोनी में बिजली की कटौती, E3, 4 और 5 में भी बिजली की कटौती होगी। 3 से 6 घंटे तक बिजली जो है गुल रह सकती है। बिजली कंपनी मेंटेनेंस का काम करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। विवेक, बताया जा रहा है कि आज भोपाल के 20 से ज्यादा इलाकों में बत्ती गुल रहेगी, बिजली गुल रहेगी। बिल्कुल, राजधानी में मेंटेनेंस का काम चल रहा है और बिजली कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि मेंटेनेंस का काम दिसंबर में ही पूरा कर लिया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और कहीं पे अगर किसी तरीके के फीडर खराब है या फिर ट्रांसफार्मर में दिक्कत है, और इसी दौरान ये भी निकल के सामने आया कि कहाँ कहाँ पे अवैध रूप से लोगों ने कनेक्शन करके रखे हैं। इस तमाम मामलों की पड़ताल करने के लिए आज 20 से अधिक इलाकों में 3 घंटे की कटौती रहेगी, यानी कि 3 से 6 बजे तक बिजली की सप्लाई नहीं होगी और इसका कंपनी इस दौरान मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई बंद रखी गई है और लोगों को ये जरूर है कि यहाँ पे बिजली अगर कंपनियां काम बंद करती हैं, बिजली की सप्लाई नहीं रहती, तो लोग पहले ही काम कर लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि E3, E4 यानी कि 5 इलाकों में भी बिजली की कटौती है। इसका असर भी लोगों के कामकाज पे पड़ेगा। लिहाजा बिजली की कटौती के बजाय इसे मेंटेनेंस कहना बेहतर होगा, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होगा तो आने दिनों में जो फॉल्ट होते हैं वो अधिक बढ़ जाएंगे और फॉल्ट ना हो इसके लिए पूरा मेंटेनेंस की कवायद आज की जा रही है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से